श्री पाठक जी, मुख्य अतिथि आदरणीय गुरुवर श्री शर्मा जी, आदरणीय श्री मिश्र जी, मुख्य वक्ता बहन डॉक्टर नंदा त्रिपाठी जी, भाई ओम प्रकाश जी और आज के उत्सव मूर्त श्री सामरमल जी, भाई गुप्ता जी और साहित्य प्रेमी मित्रों, केवल ज्योति प्रसाद ज्योति बाबू असमिया और राजस्थानी संस्कृत के जिस रूप में संयोजक रहे हैं, दोनों संस्कृतियों को मिला करके उसी तरह का एक यहाँ भी एक प्रयोजन आज दिखाई दे रहा है। एक कार्य की असमिया संस्कृत पर, असमिया साहित्य पर चर्चा करने के लिए राजस्थानी और हिंदी प्रचार संस्थान के तत्वाधान में यह जो आयोजन है, यह भी अपने आप में उसी तरह का एक प्रयास है। और मैं इसी कड़ी में असमिया संस्कृत, असमिया कला और संगीत, साहित्य और जिस तरह से रविंद्र बाबू के रविंद्र संगीत, उसी तरह से भोजपुरी का एक नाम जोड़ना चाहूंगा, भिखारी ठाकुर का, जो विदेशिया को लेकर के ये तीनों जो लोक संस्कृत से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन्हें साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का जो एक उपक्रम, एक प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से हिंदी में ले आने का काम भाई सामरमल जी ने किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई दे रहा हूँ। नहीं तो अगर ये पुस्तक हमारे बीच नहीं आती तो शायद हम लोग यहाँ हिंदी में चर्चा करने के लिए उपस्थित कम से कम नहीं होते और एक बहुत बड़ा एक प्रयोजन, एक कार्य हमारा संपन्न होने से रह जाता। कि ज्योति बाबू का कार्य तो 50 साल पहले असम की संगीत, वहाँ की संस्कृति और साहित्य के लिए जिस तरह से हिंदी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के लिए, उसी तरह से असमिया फिल्म के लिए उनके नाम से वो अवार्ड दिया जाना अपने आप में उनका असम की संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन पर जो उनका प्रभाव है, एक ही व्यक्ति के नाम से जाना जा सकता है। कि अगर ज्योति बाबू ने भूपेन हजारिका जैसा शिष्य या उनके माध्यम से एक ऐसा कलाकार पैदा हुआ जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति का व्यक्ति है, तो हम ज्योति बाबू के उस योगदान को अपने आप समझ सकते हैं। वह व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का कितना बड़ा व्यक्तित्व रहा है कि साहित्य, संगीत, कला के साथ साथ वह व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन में भी गांधी जी के आह्वान पर गांधी जी के साथ जुड़ करके न केवल अकेले उस असम में आंदोलन को आगे ले जाते हैं, बल्कि जहां वे दूर तक लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन समसामयिक समस्याओं को केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके अगर वह तत्कालीन स्थितियों में भी प्रयास करता है तो वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस रूप में होता है कि वह केवल कला के क्षेत्र में कला के लिए ही नहीं, बल्कि समस्याओं को कला के माध्यम से आम जीवन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और ज्योति बाबू के संदर्भ में हम सामरमल जी के इस पुस्तक से, जो कि एक तथ्यपरक पुस्तक है, बहुत ही उन्होंने जानकारी दी है। अगर इस जानकारी को लेकर के एक उपन्यास लिखा जाए तो उपन्यास और कहानियों का बहुत ज्यादा विस्फोट उसमें हो सकता है। बहुत सारी कहानियां और कई उपन्यास लिखे जा सकते हैं उनके काव्य के क्षेत्र को लेकर के, उनके कला, उनकी संस्कृति और साहित्य प्रेम को लेकर के, और उनके कृतित्व को, जो कार्य उन्होंने जिस तरह से बागान में आम मजदूरों को लेकर के संगठित करके संगीत और कला का वहां पर प्रयोग करते हैं। एक मैं समझता हूं कि ज्योति बाबू का व्यक्तित्व, बहुआयामी व्यक्तित्व अपने आप में, इसमें कहने की कोई दो बात नहीं है, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से हम उस व्यक्तित्व को और अधिक समझ सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद।
शर्मा जी ने ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के व्यक्तित्व के कई बिंदुओं को घेरा, कई बिंदुओं को उभारा, प्रकाशित किया। अब इस कड़ी में मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राधे मोहन शर्मा जी को कि वे इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाएं। अब समीक्षक आलोचक हैं वरिष्ठ राधे मोहन शर्मा जी, तो उनकी बारीक निगाह किन किन बिंदुओं को उकेरती है, अभी आपके सामने आएंगे डॉक्टर राधे मोहन शर्मा जी। परम आदरणीय आज के अध्यक्ष प्रोफेसर पाठक जी, हमारे शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी, शर्मा जी, बाची जी, गुप्ता जी, सामने बैठे हुए एक से एक विद्वान और साहित्यकार, पत्रकार, मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना शुरू करूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि जहां आज हिंदी भाषी समाज, बड़ा प्रबुद्ध समाज जहाँ पर है, वहीं आसाम की धरती से जुड़े हुए पांव भी इस पूरे सभा भवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत कम ऐसा अवसर आता है जब डिब्रूगढ़, तेजपुर, तिनसुकिया वहाँ के लोग इस आबो हवा में आज हमारे बीच है। मित्रों, गौरव तो इनका है, इन्हीं के हैं ज्योति बाबू, और इसीलिए ज्योति बाबू को इन्होंने आसाम में ज़मीर और ज़मीन देकर जो काम किया है, उसके लिए हिंदी साहित्य, संगीत साहित्य, संगीत कला सभी उनके प्रति कृतज्ञ रहे। मित्रों, अतीत को शब्दों में बांधकर और कागज पर उतारना ये कोई सरल काम नहीं है, बड़ा जोखिम भरा काम, क्योंकि सच्चाइयों को मैं आपकी ओर मुखातिब हूं, मैं आप ही की ओर मुखातिब हूं। सच्चाइयों को शब्दों में पिरोकर और साहित्य का स्वरूप देना ये सबके बूते की बात नहीं है। बहुत कुछ छूट सकता है, बहुत कुछ गलत हो सकता है, ये खतरा मोल लेने वाला लेखक निश्चित ही कहीं न कहीं वंदनीय होगा। मैं बात कर रहा हूं भाई सांवरमल सांगानेरिया का, जिन्होंने बहुत ही मनोयोग से, बड़ी ही सरलता सहजता के साथ इस पुस्तक की रचना करके एक बहुत बड़ा साहित्यिक योगदान दिया। मुझे जब आदेश मिला कि मैं वहां उपस्थित हूं, तो मैंने अपना सौभाग्य माना कि जहां सारस्वत सम्मेलन हो, जहां सरस्वती के इतने वरद पुत्र बैठे हो, उस साहित्यिक गंगा में भले न नहा पाए, पर जाकर के जल तो अपने ऊपर डाल करके अपने को कहीं भाग्यशाली तो बना सकते। मित्रों,
आरंभ किया जब मैंने, तो हमारी मुलाकात हो गई पकी से। पकी शब्द जब देखा तो मुझे लगा कोई है, पर मानवीकरण करना पकी का, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अनमोल एक इमारत है, उस इमारत में जिंदगी के न जाने कितनी ऊंचाइयां नीचाइयां, धूप और छांव उसने देखी थी, और उससे कहलवा लेना सब कुछ, ये कुछ सामान्य बात नहीं है। ये नहीं कह पाते कुछ सांगानेरिया, अगर पकी है इनको आकर के सब कुछ नहीं बता। और ये बड़ी बात है कि जैसे दो बैलों की कथा प्रेमचंद ने लिखी थी, और उन्होंने मौन भाषा में एक दूसरे के भावनाओं से हम लोगों को, पाठकों को आश्चर्यचकित कर दिया, वही बात इस आदमी ने पकी का मानवीकरण करके पकी से सब कुछ कहलवा लिया, और कहलवा लिया इतने सुंदर ढंग से कि पकी की झिड़की भी सुनता है। जब देखो तब कुछ लोग झोला लटकाए चले जाते हैं, शांति से रहने तो दो, ऐसे वो नहीं बताना। फिर मुझे बटेश्वर याद आ, नागार्जुन के बटेश्वर, उन्होंने भी वट वृक्ष को मानवीकरण करके और जिंदगी की सारी, समाज की सारी सच्चाइयों को, धर्म कर्म और जो भी राजनीतिक उसमें जरूरती, उन सब का दस्तावेज। तो मैं विभूत हूँ, और इसीलिए पहला प्रोग्राम मैं सांगानेरिया को करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर रचना करके और हमारे साहित्य बहुत जितना अभिनंदन उनका किया जा चुका है। लेकिन अगर पकी नहीं होता तो ये किताब हमारे बीच नहीं है। इसलिए इनका उतना बड़ा योगदान नहीं है जितना पकी का है, क्योंकि पकी चश्मदीद गवाह था पूरे के पूरे खानदान का, जहां से शुरू होता है नौरंग से। नौरंग ही है जो राजस्थान की मिट्टी से निकलकर बाहर होते हुए और आसाम तक पहुंचे, और उन्होंने जिंदगी की नींव डाली वहां। और अगरवाला अपना अस्तित्व तो वहां पर नहीं खत्म करना चाहता, ये बड़ी बात थी वहां। उनको कहा गया कि अपने अगरवाला शब्द निकालिए, उन्होंने कहा नहीं। तो देखो, नौरंग शुरू होता है नौरंग से, यद्यपि नौरंग की जिंदगी में किसी प्रकार की वो सुख नहीं भोग सके, और आखिरकार वो वहां से आए, बस गए वहां आसाम, और वहीं से एक बात और मजेदार है कि सादरी अग्रवाल समाज की परिणाम यह हुआ कि राजस्थानी समाज, वहां का बड़ा विरोध, उनको मान्यता नहीं, और दुर्भाग्य है कि सादरी से कोई संतान नहीं पैदा बहुत वर्षों तक। और उसके बाद उन्होंने सोनपही नाम की महिला से शादी, और भाग्य की बात है कि विवाह के बाद सादरी से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा हरविलास। हरविलास की भी बहुत बड़ी भूमिका है, प्रतिभा संपन्न, जमीन और जमीन दोनों को उन्होंने बड़ा पोख्ता बनाया, धन कमाया,